उनतीसवें सत्र में है। आपके पहले 28 सत्र हो चुके हैं और आपके बाद भी लगभग 71 सत्र होना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 104वां मन की बात कार्यक्रम आगामी रविवार 27 तारीख को दोपहर 11 बजे से होगा। इस वैश्विक कार्यक्रम को जब डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी के मन में विचार आया और हमारी टीम ने तय किया कि इस कार्यक्रम को किया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम की कैपेसिटी, इसकी महत्ता क्या हो सकती है, इसको देखने के लिए हमने कहा कि शायद ऐसे कार्यक्रम विश्व में और भी हुए होंगे। हमारी टीम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को अप्रोच किया, उनसे चर्चा संवाद हुआ, ईमेल हुए और इस विचार को उनके साथ शेयर किया गया। आपको जानकर भी ये बहुत खुशी हुई, जिस तरह हमारी टीम को भी हुई थी। उन्होंने इस विचार को एक एक्सेलेंट थॉट इस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया कि यह एक एक्सेलेंट विचार है जिसे किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम लगातार, क्योंकि ये 100 आवर्स ऑनलाइन है, इसे मॉनिटर कर रही है और उसी को आधार मानकर यह इसे प्रमाणित करेगी कि यह विश्व की ऐतिहासिक घटना है जो लगातार 100 घंटे संचालित हुई। इस ऐतिहासिक घटना का आप भी हिस्सा होने जा रहे हैं। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयां। आप आज इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा हमारे बीच हैं श्री रविंद्र मोहन जी। आप आईएएस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मैं सबसे पहले आपको आमंत्रित करूंगा। आप विशेष अतिथि इस कार्यक्रम के, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री उदय सिंह ठाकुर जी। मैं ससम्मान आपको आमंत्रित करता हूं, आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप पूर्व जिला प्रचारक रहे हैं, नरसिंहपुर के एक क्षेत्र के ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ग्रहण करें। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं श्री जेसी बोरासी जी, पूर्व अपर कमिश्नर उज्जैन संभाग, शिवालिक अकादमी में आप सेवा संस्थान उज्जैन में आप सादर आपको नमन। हमारे अतिथिगण, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे अतिथियों को बैच लगाकर, जो हमारी परंपरा है, बैच लगाकर हम स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा मनीष यादव को। मनीष यादव आए और हमारे अतिथि। इसके पश्चात अविनाश और इसके पश्चात मयंक, आप भी आ जाएं और हमारे अतिथियों को बैच लगाकर उनका स्वागत करें। स्वागत है सम्मानित अतिथिगण। मैं हमारे
हमारी डिजिटल टीम से अनुरोध करूंगा कि वे मन की बात की क्लिपिंग्स जो वो दिखाना चाहते हैं वो दिखाएं। सर्दी का मौसम अब जाने को है। बसंत के मौसम ने हम सबके जीवन में दस्तक दे दी है। पतझड़ के बाद पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, फूल खिलते हैं, बाग बगीचे हरे भरे हो जाते हैं, पक्षियों का कलरव मन को भाने लगता है। फूल ही नहीं, फल भी पेड़ की शाखाओं पर खिली धूप में चमकते नजर आते हैं। ग्रीष्म ऋतु के फल, आम के मंजर बसंत में ही दिखने लग जाते हैं। वहीं खेतों में सरसों के पीले फूल किसानों को उम्मीदें बंधाते हैं। टेसू या पलाश के सुर्ख फूल होली के आने का संकेत करते हैं। अमीर खुसरो ने मौसम के इस बदलाव की पलों का बड़ा मजेदार वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने लिखा है, फूल रही सरसों सकल बन, अम्बा फूटे टेसू फूले, कोयल बोले डार डार। जब प्रकृति खुशनुमा होती है, मौसम सुहाना होता है, तो इंसान भी इस मौसम का पूरा लुत्फ उठाता है। वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली का त्योहार इंसान के जीवन में खुशियों के रंग डालता है। प्रेम, भाईचारा, मानवता से ओतप्रोत वातावरण में हम आखिरी महीने फाल्गुन को विदा करने वाले हैं और नए मास चैत्र का स्वागत करने को तैयार बैठे हैं। वसंत ऋतु इन्हीं 2 महीनों का तो संयोग है। मैं सबसे पहले तो देश के लाखों नागरिकों का इस बात से आभार व्यक्त करता हूं कि मन की बात के पहले जब मैं सुझाव मांगता हूं, ढेर सारे सुझाव आते हैं नरेंद्र मोदी ऐप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, डाक से। मैं इसके लिए सबका आभारी हूं। मुझे शोभा जालान, उन्होंने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है कि बहुत सारी पब्लिक इसरो की उपलब्धियों के बारे में अवेयर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं 104 सैटेलाइट्स के लॉन्च और इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में कुछ जानकारी दूं। शोभा जी, आपका बहुत बहुत आभार कि भारत के गर्व की मिसाल को आपने याद किया। चाहे गरीबी से निपटना हो, बीमारियों से बचना हो, दुनिया से जुड़ना हो, ज्ञान जानकारियां पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने अपनी जगह दर्ज करा दी है। 15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है। अब हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। मंगल ग्रह पर मार्स मिशन, मंगलयान भेजने की कामयाबी के बाद अभी पिछले दिनों इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसरो ने मेगा मिशन के जरिए एक साथ विभिन्न देशों, जिसमें अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई और भारत भी, 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किए। एक साथ 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। और ये भी खुशी की बात है कि यह लगातार 38वां PSLV का सफल लॉन्च है। यह न केवल इसरो के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसरो की यह कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम सारे दुनिया के लिए एक अजूबा बन गया है और विश्व ने खुले मन से भारत के वैज्ञानिकों की सफलता को सराहा है। भाइयों बहनों, इन 104 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्टोसैट 2D। यह भारत का सैटेलाइट है और इसके माध्यम से खींची हुई तस्वीरों, संसाधनों की मैपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास का आकलन, अर्बन डेवलपमेंट के प्लानिंग के लिए उसकी बहुत मदद मिलेगी।
खास करके मेरे किसान भाई बहनों को देश में जो सभी जल स्रोत है वो कितना है, उसका उपयोग कैसे हो सकता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सारे विषयों पर यह हमारा नया सैटेलाइट कार्टोसैट 2D बहुत मदद करेगा। हमारे सैटेलाइट ने जाते ही कुछ तस्वीरें भेजी हैं, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। हमारे लिए ये भी खुशी बात है कि इस सारे अभियान का नेतृत्व हमारी युवा वैज्ञानिक, हमारी महिला वैज्ञानिक उन्होंने किया है। युवाओं और महिलाओं की इतनी जबरदस्त भागीदारी इसरो की सफलता में एक बड़ा गौरवपूर्ण पहलू है। मैं देशवासियों की तरफ से इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आम जनता के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए अंतरिक्ष विज्ञान को लाने के अपने ऑब्जेक्टिव को वे सदैव बना रखा है और नित नए नए कीर्तिमान भी वो रचते जा रहे हैं। हमारे इन वैज्ञानिकों को, उनकी पूरी टीम को हम जितनी बधाइयां दें उतनी कम है। मन की बात उसकी समस्याओं को लेकर, उसके विकास को लेकर, उसके जीवन के प्रत्येक पहलू को लेकर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं और वो किसी समस्या के दीर्घकालिक निस्तारण की, दीर्घकालिक उसमें सुधार की व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व नरसिंहपुर जिले के पूर्व प्रचारक, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री उदय सिंह ठाकुर जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सदन के समक्ष अपने विचार रखें। श्री उदय सिंह ठाकुर जी। आज के इस मन की बात का एक अद्भुत कार्यक्रम के आप सब लोग साक्षी बनने जा रहे हैं और संभवतः हम विश्व रिकॉर्ड की ओर भी बढ़ने जा रहे हैं कि 100 घंटे 100 वक्ता और 100 संकल्प हम यहाँ पर करने जा रहे हैं मोदी जी के। और ये मैराथन कार्यक्रम, ये अपनी तरह का दुनिया का पहला कार्यक्रम है। आप सब इसमें सहभागी बन रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य वक्ता महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और सभी आयोजक बंधु। प्यारे बच्चों, ये जो मन की बात कार्यक्रम है, मोदी जी 100 एपिसोड का हम यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलू पर उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है, आप लोगों से सुनकर, और इनोवेटिव आइडियाज उन्होंने देने का प्रयास किया है। हम सभी छात्र हैं, हम में से कितने लोगों के मन में आया है कि हमको ये विषय ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं विषय का कोई भी एक बिंदु आदमी के पूरे जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। तो उनके विषय को हमको 1 घंटे का समय निकाल करके पूरे देश के जो गिने चुने लोग हैं वो अपने आइडियाज उनको भेज रहे हैं, वो अपनी बात उनसे कह रहे हैं, वो बात फिर आप लोगों से कर रहे हैं। तो जो देश के 140 करोड़ की आबादी में से जो बात निकल के आ रही है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता, उस विषय की गंभीरता को आप सब समझेंगे तो मुझे लगता है कि ये मन की बात का कार्यक्रम हम यहाँ पर कर रहे हैं उसकी सार्थकता होगी। छोटी छोटी जगह से निकल के आदमी कितने बड़े स्थान पर पहुंच सकता है, छोटे छोटे से संकल्प से आदमी कहां पहुंच सकता है, इस मन की बात के कार्यक्रम से हमको बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा कि जो बहुत छोटी जगह रह के बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं और पूरी देश और दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। तो इन सबको हम सीखने वाले बच्चे हैं। हमारी उम्र जो है, हम पढ़ने के लिए निकले, हम सीखने के लिए निकले, तो हमको प्रतिदिन सीखने जो भी अच्छा मिल सकता है तो हम उसको सीखेंगे। हमारी ज्ञान पिपासा बढ़नी चाहिए, हमको जिज्ञासु होना चाहिए, हमको जानने समझने की आवश्यकता होना चाहिए। अगर हम जानने समझने की आवश्यकता हमारी नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग छोटी छोटी जगह से निकल के बहुत बड़े स्थानों पर पहुंचे। एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हम सब बंधु हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे छोटी जगह से निकल के आदमी कितने बड़े स्तर पे काम करता है। हम अभी कोटा जैसे जाते हैं, कोटा में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे बहुत बच्चों के उदाहरण मिलेंगे जिनके माँ बाप वहां पर ऑटो चला रहे हैं। एक मिले, एक हमको यूपी के एक बच्चे के अभिभावक थे, वो वहां पर ऑटो चला रहे हैं। वो बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां आईआईटी के आए थे, उनके पास फीस जमा करने के लिए प्रॉपर पैसे नहीं थे, उसके हॉस्टल के पैसे नहीं थे, तो खर्च कैसे चलाते, वहीं उन्होंने ऑटो ले लिया, वहीं उन्होंने ऑटो से उसकी फीस पढ़ाई करा के उसको इंजीनियर बनाने का सपना संजो रहे हैं।
आपके माँ बाप आपके लिए कितने सपने संजो रहे हैं, उनकी आपको कदर करिए। आप उनके कैसे आपके अपने जीवन का वो सब कुछ आपको निछावर करना चाहते हैं, तो उनको आप समझिए, उनका सम्मान करिए, उनकी भावनाओं को समझिए। आज के इस भौतिक युग में हम कहीं बहके नहीं, हम भटके ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनने अपने छोटे सी जगह से जाके बड़े स्तर पे काम किए हैं। हमारे बीच में आज के अनेक वक्ता अनेक विषय पर यहाँ पर जो मोदी जी ने रखे हैं उनके बारे में यहाँ पर विषय रख रहे हैं। हमको उनको सबको जानने का अवसर प्राप्त होगा। उनके लिए समय आरक्षित है, चूंकि मुझे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग, कोई भी आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने हौसले को बनाए रखिए, हमेशा जिज्ञासु बने रखिए। अपने संकल्प की पूर्ति के लिए अगर आप तत्पर रहेंगे, एक छोटे से कस्बे से, बिहार से, हम सब ने सुपर 30 का नाम सुना है। आनंद सर वहां पर सुपर 30 की क्लास चलाते हैं और INTS बच्चों को वहां से निकालते हैं। और वो ऐसी जगह से वो पढ़ना बच्चों को शुरू कराया था उन्होंने, जहां पर टीम के साइड में आज की कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े IIT के जो कॉलेजेस हैं, हम देखते हैं कि पूरे AC हैं, बड़े बहुत आधुनिक तरीके से बने हुए हैं। और वहां से भी बच्चे जो नहीं निकल पाते हैं उनको वहां टीम के साइड में पढ़ा करके, और आनंद कुमार ने निकाले हैं सुपर 30 का, उनका एक बड़ा, उसके ऊपर से मूवी भी आई है। तो आप कहीं से भी प्रतिभा निकल सकती है, आपके अंदर संकल्प होना चाहिए, आपके अंदर उस बात को सीखने की ललक होगी, हम कुछ करने का आपका माजदा रहेगा। ऐसे बहुत उदाहरण देखते हैं। एक खड़ा यूपी में एक स्टेशन था, उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे जिनके पास साधन कुछ भी नहीं था। बिहार में गया के पास का एक स्थान है, नाम भूल रहा हूं मैं, कि स्टेशन पे लोग बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे कि वहां लाइट है, सासाराम का, जहां स्टेशन पर लाइट है वहां पर बेंच है, तो भैया हमारे घर लाइट भी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे वहां पढ़ते थे। और पूरी दुनिया में वो एक आदर्श उदाहरण हम सबके सामने है। तो इसलिए हम सब, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। मन की बात में मोदी जी जो भी बात कर रहे हैं, वो 140 करोड़ की जनता जो बात निकाल के दे रही है उनको, उन बिंदुओं पर वो बात कर रहे हैं आप सबसे। आप सब लोग खूब आगे बढ़े। आप सब लोगों के स्वर्णिम और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि एक अनोखा और अद्भुत कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया, और ये सब बच्चे उसके साक्षी बन रहे हैं। आप सबके और हम सबके लिए गौरव का विषय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उदय जी भाई साहब। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी के मन में आए इस विचार को लेकर, उन्होंने जब टीम के सामने इस विचार को रखा, उस विचार को लेकर काफी मंथन, काफी मनन के बाद यह मैराथन सेमिनार डिजाइन हुआ, और आज आप सभी लोगों के सामने है। और आप सभी लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व अपर कमिश्नर उज्जैन संभाग, शैक्षणिक अकादमी और सेवा संस्थान उज्जैन में अभी आप चुनाव में सफलता कैसे प्राप्त करें, सफलता के पश्चात जनता एवं संस्थान के कार्य, सुशासन आदि अनेक गंभीर और गहन विषयों पर आप अभी सेवाएं दे रहे हैं पूर्व अपर कमिश्नर JC बोरासी जी को मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। एक छोटा, तालियां काफी नहीं है, मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपका छोटा सा परिचय मैं और दूं, आप राजनीतिक सलाहकार हैं और कई शोध राजनीतिक सामाजिक विषयों पर आपके आए हैं। मन की बात को लेकर प्रधानमंत्री जी को कई सुझाव दिए हैं जिन्हें उन्होंने अपने कई उद्बोधनों में और उन्होंने उल्लेखित भी किया है, और जिसमें एग्जाम वॉरियर्स का जो सुझाव था वो भी हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री JC बोरासी जी की ओर से गया। मैं ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ श्री JC बोरासी जी को वे आए और अपना उद्बोधन। सम्मानीय मंच, मन की बात कार्यक्रम में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा संबंध जब पहली बार मन की बात मोदी जी ने किया, मैं प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर के रूप में मंदसौर जिले में था। उन्होंने सुझाव मांगे भारत के अधिकारियों से, नागरिकों से। मैंने 25 सुझाव दिए। मन की बात स्टार्टिंग में सिर्फ छात्रों से करते थे मोदी जी,
तो उसमें 25 सुझाव मेरे स्टूडेंट के बारे में थे, उसमें से 23 सुझाव उन्होंने मान्य किए। हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोग्राम देखा था, 2015 की बात है। उसके बाद लगा कि कहीं न कहीं विचार मिलते हैं समाज को सुधारने के लिए। 2018 में मैंने VRS लिया और कुछ बड़ा काम करने की सोचा कि सरकारी नौकरी तो हो गई, 25 साल कर लिया कलेक्टर कमिश्नर के रूप में, लेकिन देश के लिए कुछ बड़ा कुछ करना है। तो हमने VRS लेके उज्जैन में अकादमी डाला, शिवालिक अकादमी एवं शोध संस्थान। उसमें मैं 4 काम कर रहा हूं। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम है समाज में, उस पे यदि आप काम करेंगे तो काफी अच्छा है। मैं उसी समस्या को लेकर शासन प्रशासन के साथ काम कर रहा हूं। तो अभी बताया कि एक तो प्रॉब्लम है कि राजनीति के क्षेत्र में अच्छी राजनीति हो, इस पे मेरी रिसर्च भी है, और साफ सुथरी राजनीति हो, जनता की सेवा वाली राजनीति हो, इस पे मेरी रिसर्च काम कर रहा हूं। दूसरा है अधिकारी कर्मचारी काम अच्छे से करें, क्योंकि मैं भी अधिकारी रह चुका हूं, वो भी समझता हूं कैसे प्रॉब्लम आती है, कैसे काम करना चाहिए। तो दूसरा रिसर्च मेरा ये है गुड गवर्नेंस पे। तीसरा रिसर्च है पब्लिक वेलफेयर स्कीम वाली, कि जन कल्याण की कौन सी योजनाएं लागू हो जो जनता की आवश्यकता महसूस होती, जनता क्या चाहती है, उस पे काम है। और सबसे महत्वपूर्ण मेरी जो रिसर्च चल रही है वो है शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की अनूठी पहल। ये सबसे देश के लिए आवश्यक है, इस मतलब कि युवा वर्ग के लिए। तो मैं आज आपके सामने शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की अनूठी पहल, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, इस पे जो मेरी रिसर्च में जो बातें आई हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लाइफ जो होती है, 10th क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। शायद आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं। 10th क्लास में जिसने स्टूडेंट ने अपने आप को समझ लिया, उसकी लाइफ में वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। भीड़ में नहीं चलना है हमें क्या पढ़ना है, क्या बनना है, कौन सी सर्विस करना है, आगे कौन सा जॉब करना है, कौन सा व्यवसाय करना है। आप 10th में समझ जाएं, उसको स्वयं को पहचान लें। गलती हो रही है हमारे से, स्टूडेंट से हो रही है, कुछ समाज से गलती हो रही है कि ये बनना है, कोई बनाए तो हमें उसमें सक्सेस नहीं होंगे। हमको प्रकृति ने, गॉड ने किस प्रकार बनाया है, उस प्रकार हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें स्वयं को पहचानना होगा कि प्रकृति, अब मैं बात आपको बता दूं कि प्रकृति, गॉड, साइंस और टेक्नोलॉजी ये एक ही अलग नहीं है। समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। प्रकृति है वही गॉड है। फिर हमने प्रकृति का अध्ययन किया, साइंस के स्टूडेंट होंगे, समझते होंगे, जो निष्कर्ष निकला वो साइंस बना। अध्ययन करेंगे तभी तो साइंस बनेगा, वो साइंस हो गया। अब साइंस का फिर हमारे लाइफ में तकनीक से, टेक्नोलॉजी से जो यूज करना है, चाहे पॉजिटिव यूज करें अपन साइंस का तकनीक के रूप में, चाहे निगेटिव करें, जो मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो चारों चीज एक है, अलग नहीं है। प्रकृति, गॉड, साइंस और टेक्नोलॉजी ये सब एक है, रूप चेंज हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा 10th क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसको माना है कि जीवन का निर्णायक मोड़ है। पढ़ाई के अंक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ाई में भले से 0 हो, लेकिन जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उस क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो हीरो बनोगे, बहुत आगे जाओगे। आप फिर कहां होते हैं, प्रकृति ने हम इस प्रकार बनाया इस क्षेत्र में जाने के लिए, समाज और परिवार कह रहा है इधर जाइए आप, तो लाइफ में फेल होते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एक डॉक्टर बनता है जो उसको प्रकृति ने बनाया है कि डॉक्टर के गुण इसमें हैं, डॉक्टर में सक्सेस होगा तो वो सक्सेस होगा डॉक्टर में। एक डॉक्टर बनाता है हमारे परिवार, हमारे समाज के, नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि पेरेंट डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही बनना पसंद करते हैं। तो वो डॉक्टर जो बनाए हुए डॉक्टर हैं
वो लाइफ में फेल होंगे, उनसे कोई मरीज ठीक नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं होगी, कोने में बैठे होंगे। और जो प्रकृति ने जिस स्टूडेंट को बनाया डॉक्टर बनने के लिए, वो डॉक्टर बनेगा तो मरीज को देखते से ही बता देगा कि ये बीमारी है। और मतलब कि आपको स्वयं को पहचान लो। अब पहचानने के बेस कौन से है, किस आधार पर पहचान सकते हैं? तो हमने इसमें एक रिसर्च किया है कि सबसे पहले रुचि पकड़े हमारी स्वयं को पहचानने के लिए, किस क्षेत्र में, किस सर्विस में, किस जॉब में रुचि है, वो पकड़ा हमने। रुचि होगी तो आधी सक्सेस तो रुचि से ही मिल जाती है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। तो जिधर हमको प्रकृति ने बनाया, हमने अपनी रुचि पकड़ लिया कि हम ये सर्विस, ये जॉब, ये व्यवसाय करेंगे भविष्य में। तो रुचि आपने देख लिया। फिर आपने रुचि के बाद आपकी योग्यता, उसमें जाने के लिए योग्यता क्या पढ़ाई है आपकी, है कि नहीं है, कितनी है, तो योग्यता भी परीक्षण कर लीजिए अपना। हम परीक्षण भी कराते हैं अपनी रिसर्च के माध्यम से, अकादमी के माध्यम से। तो योग्यता क्या है आप देख लीजिए। फिर कैपेसिटी 3 प्रकार की होती है, मतलब क्षमता आप परीक्षण कर लीजिए। सबसे मेन आपकी कैपेसिटी में आप फिजिकल कैपेसिटी को सबसे मेन रखना। शरीर यदि स्वस्थ है तो आपकी मेंटल कैपेसिटी अच्छी होगी। तो 2 चीज ध्यान रखना आपको इसमें। शारीरिक दृष्टि से तमाम हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं। मोदी जी काफी मन की बात में भी कहते हैं कि योग प्राणायाम है, तो शरीर स्वस्थ रहे, खान पान पे ध्यान रखें, तो हमारी फिजिकल कैपेसिटी ठीक रहे। मेंटल, फिजिकल अच्छा होगा तो मेंटल कैपेसिटी आपकी स्वाभाविक रूप से अच्छी होगी। और तीसरी कैपेसिटी होती है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिकल कैपेसिटी की कोई वैल्यू नहीं है, भले से इकोनॉमिकल कैपेसिटी हमारी 0 हो, फिजिकल और मेंटल होगी कैपेसिटी तो हम इकोनॉमिकल तो बढ़िया कर लेंगे। इसी के अलावा चौथे नंबर पे आती है हमारा टैलेंट। सभी में टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, उसको पहचानो। उसको पहचान के जिस क्षेत्र में भी आप उस टैलेंट को यूज करोगे, इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन, कैपेसिटी और टैलेंट, इन चारों को योग से ही आपकी लाइफ बनेगी। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो चारों को पहचानो, और यदि इनमें कमी है तो इनमें वृद्धि भी करें। वो भी टेक्निक है कि कैसे बढ़ा सकते हैं। रुचि कैसे बढ़ा सकते हैं? रुचि बढ़ा सकते हैं देख के, समझ के कि वो सामने वाला कलेक्टर बना, हम भी कलेक्टर बनेंगे, वो एसपी बना है, ये बड़ा इंडस्ट्री से मतलब उद्योगपति हम भी बनेंगे, हम बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। तो देख के भी तो रुचि बनती है। योग्यता हमारे हाथ में है, पढ़ाई कर रहे हैं हम। और भी दूसरी चीज है कैपेसिटी, हम उसमें भी वृद्धि कर सकते हैं। टैलेंट सभी में है, पहचानना जरूरी चारों चीजों को। और चारों चीज को जिस क्षेत्र में आप लगाएंगे लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा रिसर्च में आया है। इसी में 10th में बहुत सबने कॉमर्स ले लिया, सभी ने, किसी ने इंजीनियर बन रहे हैं, कोई मेडिकल में जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं। कभी मत करना, जो इंटरेस्ट है आपका वो सब्जेक्ट लेना। 11th से कॉलेज तक पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। सब मतलब आप सर्विस जॉब व्यवसाय में कहाँ सक्सेस होंगे, क्या करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट गलत चुन लेते हैं। सब्जेक्ट में रुचि मायने नहीं रखती, किस सर्विस जॉब व्यवसाय में रुचि है उसके हिसाब से आपको 11th से सब्जेक्ट कॉलेज तक लेना है। 11th में किसी से गलती हो गई तो वो गलतियां अपन कॉलेज में सुधार सकते हैं, लेकिन इंजीनियर और मेडिकल क्षेत्र में जाने की गलती नहीं सुधरेगी, आपको 11th से ही मैथ्स या वो लेना पड़ेगा। इसी में बहुत सी चीजें थी कि आपके सब्जेक्ट के बारे में मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेरी रिसर्च इसलिए बता रहा हूं। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले, अंग्रेजों के आने के पहले, मेघालय की शिक्षा नीति पढ़ा होगा आप लोगों ने। उन्होंने एक तो अंग्रेजी के कारण देश को बर्बाद हुआ है। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजी आना चाहिए, लेकिन जिस भाषा से हम अच्छा सीख सकते हैं उस भाषा में सीखना चाहिए। हिंदी आती है तो हिंदी सीखे, इंग्लिश आती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिंदी है और साउथ में क्षेत्रीय भाषा है। तो जिस भाषा में हम अच्छी तरह सीख सकते हैं उस भाषा में सीखें। कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में विद्वान होते हैं, हिंदी में विद्वान नहीं होते हैं। सीखने की चीज तो माध्यम है, उससे मीडियम से नहीं जोड़ना।
उसी के अलावा पहले हमारे यहाँ इकोनॉमिक चलता था। इकोनॉमिक भारत में था, स्वतंत्र भारत के पहले प्राचीन भारत में हमारे जो आश्रम थे उसमें अर्थशास्त्र प्रैक्टिकल टाइप पढ़ाए जाते थे, तो भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड में नाम चलता था। अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने के लिए अर्थव्यवस्था में से 66% निकाल दिया और सिर्फ कॉमर्स, चूंकि व्यापारी थे, कॉमर्स देन है अंग्रेजों की। लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा प्रणाली में कॉमर्स के कारण हमको, क्योंकि वो व्यापारी थे, हम थोड़ी व्यापारी हैं, तो कॉमर्स के कारण भी बहुत बेरोजगारी हमारे देश में हुई है। कॉमर्स की जगह हम लगे हुए हैं अभी भी कि प्राइमरी से कंपलसरी किया जाए। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी दिया है, बहुत सी चीजें मेरी 50% तो लागू हो गई है, लेकिन अभी कॉमर्स को प्राइमरी, ये इकोनॉमिक को प्राइमरी से लागू नहीं करा है, वो भी लागू करवाना है। और जो आपकी 11 से जो कॉमर्स अलग फैकल्टी है, अलग से कॉमर्स पढ़ते हैं, साइंस आर्ट कॉमर्स, उसमें हम चेंज कराना चाह रहे हैं। ऊपर भी शासन से सुझाव भी दिए हैं कि देश की बेरोजगारी, गरीबी और अर्थव्यवस्था सुधारना है तो प्राइमरी से इकोनॉमिक चालू किया जाए। और जो फैकल्टी अपनी चल रही है देश में, सबसे ज्यादा बच्चे गए हैं कॉमर्स में। कौन गए हैं? जो अच्छे बच्चे निकले मेरिट वाले 10वीं में, वो पहुंच गए इंजीनियर डॉक्टर बनने। कम बच्चे जो थोड़ा से कम रह गया परसेंटेज, वो चले गए कॉमर्स में। ज्यादा संख्या गई है कॉमर्स में। देश की बेरोजगारी और गरीबी की जड़ कॉमर्स है। सही बात बोल रहा हूं, मतलब इसमें कोई वो नहीं, रिसर्च में बातें पूरे भारत के उसमें आई है। फिर जो 3rd डिवीजन बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, उन्होंने ले लिया आर्ट्स। सब्जेक्ट कोई खराब नहीं, मैं सिर्फ कॉमर्स की थोड़ी बुराई कर रहा हूं, वरना आर्ट्स भी बहुत अच्छा है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कॉमर्स की जो सच्चाई देखा है, मेरे रिसर्च में आई है, वो बता रहा हूं, आप लोग महसूस भी करेंगे। सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में कॉमर्स सब्जेक्ट के कारण हुई। समझ रहे हैं आप लोग? तो सब्जेक्ट हम वैसा चुने। इसके अलावा इसी में हम जो शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़े, इसमें हम आंदोलन कर रहे हैं कि नौकरी दो। नौकरी कोई देगा नहीं, आप अपने आप को पहचान लो, उस क्षेत्र में बढ़ो, वैसा पढ़ो। नौकरी कमी नहीं, नौकरी की अर्थव्यवस्था देश सुधरेगी, आप लोग काफी मतलब आगे बढ़ेंगे, सक्सेस रहेंगे उसमें। किसी के कहने पे नहीं चलना है। मेरा खुद उदाहरण बता रहा हूं। मेरे फादर मदर मतलब इंजीनियर बनाना चाहते थे, मेरी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने चोरी से छोड़ा, ने डांट भी खाया जब सब्जेक्ट छोड़ा मैथ्स और साइंस, तो बड़े नाराज हुए। फादर ने बोला क्या कलेक्टर बनोगे? हमारे पिताजी की बात लग गई, हम आ गए कलेक्टर में। तो मतलब सब्जेक्ट कोई सा बुरा नहीं है, लेकिन आपको लाइफ में जो करना है वो सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आसानी रहेगी। आपको करना क्या है, करते क्या है और सब पढ़े क्या कर रहे हैं। इसमें हमने जो सर्विस जॉब व्यवसाय के लिए जो बात आप लोग समझेंगे अच्छी तरह से, 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहते हैं वो यूपीएससी जो सिविल सर्विस होती है उधर से आए। मध्य प्रदेश में होती है पीएससी, इसमें दें, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। फिर आपकी एसएससी सेंट्रल से होती है, उससे आएंगे। और अपनी एसीबी प्रदेश में चालू किया है व्यापम की जगह पर, समझ गए ना। सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड चालू हुआ मध्य प्रदेश में, तो ये 4 सेक्टर हो गए। अब अलग अलग विभागों से नौकरी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट वाली। और मैं आपको यहाँ पर सही बात बोलने में कोई बुराई नहीं, बच्चे भटकेंगे नहीं। जिन बच्चों को पढ़ने में रुचि है, आप समझ लेना, वो बच्चे इस सेक्टर में आ जाएं। कौन से सेक्टर में? गवर्नमेंट सेक्टर में। यूपीएस जिनको पढ़ने में मजा आता हो, पढ़ने में इंटरेस्ट हो, वही इंटरेस्ट की बात जो मैं बता रहा हूँ। सब बच्चों को नहीं आता। मेरा रिसर्च और सर्वे है, कॉलेजों में मैं सेमिनार करता हूँ, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं हायर सेकेंडरी कॉलेज में। मैं बच्चों को छांट लेता हूँ। 25% बच्चे हमको मिलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। उनसे पूछते हैं हम कि पढ़ने में रुचि है? बोले तो
25% बताते हैं पढ़ने में रुचि हो वही स्टूडेंट, रुचि नहीं है तो रुचि जागृत कर लो। मैंने वही बताया, हम रुचि जागृत कर सकते, 21 दिन में रुचि बन जाती है। आप प्रयास करें, जो बच्चे का आज मन नहीं लग रहा पढ़ने में, 21 दिन थोड़ी धीरे धीरे प्रयास करें, 21 दिन में आपकी रुचि आ जाएगी। वो तो जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, यूपीएससी मतलब सिविल सर्विस, यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी, जज ने तमाम तरह के लॉ ऑफिसर होते हैं, फिर एसएससी और प्रदेश की जो सर्विस है मध्य प्रदेश की, वो पढ़ने वाले बच्चे उनको पढ़ना पड़ेगा। सभी बच्चे परीक्षा दोगे नहीं होगा। मेरा एवरेज 25% निकल रहा है मध्य प्रदेश की कॉलेज और स्कूल का निकला। और जो बच्चे बनना ही चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भारत सरकार के यूपीएससी से बनना चाहते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर ने फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, सब बड़े अधिकारी यूपीएससी सिविल सर्विस से होते हैं। समझ गए? यूपीएससी सिविल सर्विस ऐसी परीक्षा है, सब देश की सबसे इजी एग्जाम है। उसको कोचिंग वाले क्या बोलते हैं कि देश की सबसे कठिन परीक्षा। समझ लेना, मैं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी यूपीएससी सिविल सर्विस को मानता हूं। और एक सर्विस की तैयारी कर ली, यूपीएससी सिविल सर्विस की, भारत की सभी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी हो जाएगी। 10 की नहीं करना है, एक से सभी की हो जाएगी। वो इसी एग्जाम है और इतनी इजी है, इतनी इंटरेस्टिंग है यूपीएससी सिविल सर्विस, उससे इजी कोई एग्जाम नहीं है। कोई मैथ्स नहीं है, कोई दूसरे सब्जेक्ट फालतू नहीं है। हमारे समाज में क्या हो रहा वही है उसमें, राजनीति में क्या हो रहा, आर्थिक में क्या हो रहा, धार्मिक, सामाजिक, तो देश और प्रदेश में 80% देश में क्या हो रहा वर्तमान में, वो पूछते हैं उसमें सिविल सर्विस में। कोर्स रहता है, वही कोर्स है, देश में क्या हो रहा, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, यही स्थिति रहती है। 20% वर्ल्ड का थोड़ा सा पूछ लेते जानकारी। हमको ना टीवी देखो, पेपर पढ़ो, देखने से ही अगर आप जागरूक हैं तो यूपीएससी पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। 10वीं और 12वीं का कोर्स है उसमें, समझा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिविल सर्विस सबसे इजी है, दूसरी एग्जाम तो कठिन है। तो यूपीएससी हो गई, पीएससी हो गई, एसएससी हो गई, व्यापक मतलब ये एसईपी वाली हो गई मध्य प्रदेश की। अब अलग अलग बोर्ड एग्जाम नहीं लेता, सब यही एग्जाम लेते हैं सरकारी सर्विस की। तो ये तो गवर्नमेंट सेक्टर मैंने बताया 4 जगह से हम जा सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, बड़े देश की सेवा के लिए करना हमें बड़ा नहीं बनना। बड़ा व्यक्ति कौन होता है? बड़ा व्यक्ति पैसे वाला नहीं होता, बड़ा व्यक्ति पावर वाला नहीं होता, बड़ा व्यक्ति वो होता है जो कि जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके, ऐसे बड़े बनना है। जितनी ज्यादा सेवा करोगे, आप पटवारी कम लोगों की सेवा करता है गांव में, छोटा है, उसके बाद में रेवेन्यू इंस्पेक्टर था, थोड़े और ज्यादा लोगों की सेवा करता है, उसके बाद नायब तहसीलदार बनता और ज्यादा लोगों की तहसीलदार बनता करता है, डिप्टी कलेक्टर एसडीएम बनता और ज्यादा, कलेक्टर जिले में सबसे ज्यादा लोगों की सेवा करता, सबसे बड़ा कहलाता है। भारत में जो सेवा के क्षेत्र हैं सर्विस में, वो डीएम या कलेक्टर। कहा गया है कि भारत का पावर 3 व्यक्तियों में है। पीएम मोदी जी देख ही रहो कितना काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम करना, सब कुछ साथ लेके चलना, कितना पावर है। जो जनता के मन में क्या है वो समझ चुके हैं कि जनता क्या चाहती, बिना पूछे सजेशन लेते हैं लोगों से, जनता ही से लेते हैं। तो पीएम साहब पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश में अपने सीएम साहब हैं शिवराज सिंह जी, वो कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। कितने घंटे मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत योग्य हैं, कहीं नहीं लगते पढ़े लिखे लोग। अपन एक जबरदस्ती बनाते कि हम इतने पढ़े हैं। राजनीति में बहुत मेहनत है, बहुत ज्ञान, और बहुत कोई व्यक्ति आगे इतना बढ़ता है, हर व्यक्ति नहीं बढ़ता। तो पीएम साहब पावरफुल देश के लिए, सीएम साहब प्रदेश के लिए, और जिले में पावर तो डीएम को ही होता है। तो आप राजनीति से नहीं सेवा करना चाहो तो गवर्नमेंट सेक्टर में डीएम बन के सेवा करो जनता की, क्या बुराई है? पीएम, सीएम और डीएम, नीचे एडीएम होता है, एसडीएम होता है, नाम सबने सुना, पावर होते हैं। मैं आपकी एक जागरूकता के लिए बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है, मैं किताबी बात नहीं करूंगा, जो समाज में देश में है जो वो चीज बताऊंगा। फिर आप सक्सेस होने के लिए मैंने स्वयं को पहचानने के लिए 4 बातें बताई, रुचि, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा। इसी क्षेत्र में आप जाओ, इसमें चारों का यूज करोगे तो सक्सेस होगे। आप स्कूल कॉलेज में चारों को यूज कर लोगे तो मेरिट में आ जाओगे, और जो मेरिट में नहीं आ रहा है वो भी कलेक्टर बनते हैं। मैं
एक ही बात का उदाहरण कर रहा हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट की सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। परीक्षा में 3rd डिवीजन है किसी भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, ग्रेजुएशन है, कलेक्टर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए सिर्फ। 3rd डिवीजन स्टूडेंट कलेक्टर एसपी बन गए, बनते ही हैं, मेरिट वाले रह जाते हैं। तो मैंने क्या बोला पहले ही आपको कि परीक्षा के अंक से मत तुलना करना अपनी। टेंशन में आते बच्चे बहुत से गड़बड़ी कर लेते हैं 10th 12th का जब रिजल्ट आता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हमारे अंदर है उसको पढ़ना है, और परीक्षा के अंक से कुछ नहीं होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप है, इनमें कहीं और लाइफ में भी जरूरत नहीं पड़ती परीक्षा के अंकों की ज्यादा। ठीक है, अच्छा आ गया तो ठीक है, नहीं आ तो हम 3rd डिवीजन वाले के मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कलेक्टर एसपी बन रहा है, यूपीएससी सिविल सर्विस, क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसके अलावा फिर सक्सेस होने के लिए आपको किसी भी क्षेत्र में मतलब एक साइकोलॉजी समझना जरूरी है। साइकोलॉजी को बहुत कठिन समझते हैं। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब हम किसी को बिना जाने उसके मन की बात समझ लेना, ये साइकोलॉजी होता है। हम सब समझते हैं साइकोलॉजी सबकी अच्छी है, क्या है, अपने बच्चे घर पे बच्चे हैं उनको नहीं समझते क्या चाहिए उसे, बुजुर्ग को क्या चाहिए, लेबर को क्या चाहिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए, सब समझते हैं। तो यही साइकोलॉजी है, उनकी आवश्यकता को समझ लेना बिना बताए, ये साइकोलॉजी है। इसको हम हर क्षेत्र में यूज करें सक्सेस होने के लिए किसी भी क्षेत्र में। दूसरी चीज है फिलोसफी, नाम सुना, ये भी कठिन लगता है। ये आर्ट्स के सब्जेक्ट चलते हैं कॉलेजों में, पीजी होता है, पीएचडी होता है इसमें, जो आर्ट्स सब्जेक्ट है उसमें। फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, हमारे सीएम साहब दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र ये होता है कि आगे क्या होगा समझ में आ जाता है, रिजल्ट क्या होगा, समझ गए ना, आगे क्या घटना होगी, आज स्थिति ये तो आगे क्या होगा, ये दर्शन शास्त्र समझ में आता है। दर्शन का मतलब होता है बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, सभी का दर्शन है, हमारे राजनेताओं का दर्शन है, पुराने राजनेता जितने थे सबका दर्शन। दर्शन मतलब किसी भी बात पर चिंतन मनन करना। आपके सब्जेक्ट, आपकी यूनिट, आपके कोर्स पर भी यदि आप मूझ के 2 मिनट 5 मिनट चिंतन मनन कर लिया तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, और आपका रिजल्ट क्या आएगा परीक्षा में वो भी पहले ही पता लग जाता है कि हमारा रिजल्ट ये आएगा। तो दूसरा, पहले साइकोलॉजी समझो समाज की, हर क्षेत्र की अलग अलग होती है। फिर दर्शन, चिंतन मनन करो उसको, चाहे आपके सब जो काम कर रहे हो, ये नहीं कि मन भटक रहा है, ये चीजें ऐसी कि मन को एकाग्र करने वाली है, योग प्राणायाम टाइप की है। दर्शन, चिंतन मनन। और तीसरा होता है इथिक्स, का नाम सुना होगा आपने, ये भी सब्जेक्ट पीजी के रूप में चलता है कॉलेज में। नैतिक पढ़ते हो आप, 5वीं से लेके तो अभी कॉलेज 12वीं तक पढ़े हो इथिक्स से। इथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, हमें नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता मतलब अच्छे कर्म करना, हमारे कर्म की वजह से किसी को तकलीफ ना होना, ये इथिक्स होता है। तो इथिक्स हम में होना चाहिए। ये नहीं कि हम पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं कि साहब हम पढ़ रहे हैं और गेम खेल रहे हैं मोबाइल, समझ रहे हैं ना, अपने काम से दूसरे परेशान हो रहे हैं। इथिक्स ये नहीं बोलता है। इथिक्स मतलब अच्छे काम करना। और चौथी चीज है सफलता के लिए फील्ड का नॉलेज। मैंने सिविल सर्विस की बात किया था आपसे, 20% वर्ल्ड के बारे में क्या हो रहा है आज उसमें पूछते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे मेन पेपर आपके हो, और 80% इंडिया के बारे में पूछते हैं, क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है, उसी पे क्वेश्चन रहता है। कॉलेज की पढ़ाई में आज क्या हो रहा है वो नहीं पूछा जा रहा है। हमारी सर्विस वाली पढ़ाई जितनी भी है, सिविल सर्विस हो दूसरे एग्जाम, आज क्या हो रहा है देश विदेश में, प्रदेश में, इस पे पूछते हैं। तो फील्ड का नॉलेज बहुत रखना जरूरी है। हर क्षेत्र का आप स्टूडेंट हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सक्सेस होने की ये 4 मैंने ये बताया। अब अपन एक सेक्टर मैंने बताया, गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बता दिया, ये सर्विस आती है, ये यहाँ से होती है। सेकंड है सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें भी पढ़ने वाले बच्चे चाहिए हम, जिनकी पढ़ने में रुचि हो वही आ पाएंगे। सेमी गवर्नमेंट कौन से आते हैं? सेमी गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में आप देखो मिनिस्टर होता है, समझ रहे हैं ना, हर विभाग का एक मिनिस्टर है गवर्नमेंट में। और सेमी गवर्नमेंट जो विभाग आते हैं उसमें उनके अध्यक्ष होते हैं और सीएम उनके मुखिया होते हैं। थोड़ा सी डिफरेंस है गवर्नमेंट का ये भी, लेकिन जैसे कि आयोग, मंडल, समझ गए ना, आयोग तो एक स्वतंत्र संस्था हो जाती है, जुडिशरी पावर होते हैं। मंडल, बोर्ड, निगम, ऊर्जा विकास निगम अपन ले लो, विकास प्राधिकरण भोपाल ले लो,
नगर निगम ले लो, ये सब सेमी गवर्नमेंट में आते हैं। तो इनके बड़े जो अधिकारी होते हैं वो तो गवर्नमेंट वाले होते हैं, लेकिन छोटे वाली जो पोस्ट होती है वो सेमी गवर्नमेंट में आती है। तो बता दिया मैंने कि उसमें डायरेक्ट मिनिस्टर होता है, इसका अध्यक्ष होते हैं, अलग होते हैं ना कि इस बोर्ड के अध्यक्ष ये हैं, और अध्यक्ष का बॉस कौन होते हैं? सीएम साहब होते हैं। ऐसे सेंटर में होता है, महिला आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, नगर निगम हो गए, विकास प्राधिकरण हो गए, तमाम तरह के आयोग है, समझ गए ना। ये सब सेमी गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है, स्वतंत्र है और अलग इनका वो रहता है। लेकिन मुखिया तो वो सीएम साहब रहेंगे, सरकारी रहेगी पूरी। तो ये सेमी गवर्नमेंट में भी वही बच्चे आगे जाएं जो पढ़ने में रुचि हो, वही आएंगे इधर, गवर्नमेंट सेक्टर और सेमी गवर्नमेंट। तो हमारे हिसाब से 25% स्टूडेंट हमारे सर्वे जो एमपी के कॉलेजों में जो हम सेमिनार करते हैं, तो 25% बच्चे हाथ खड़े करते हैं कि साहब हमारी पढ़ने में रुचि है। तो उनको हम बोलते हैं आप इसमें ट्राई करें, तो आप लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। दूसरा सेक्टर आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जितने गवर्नमेंट के सेक्टर हैं उतने ही प्राइवेट के हैं। गवर्नमेंट में आप नौकर बन के काम करेंगे, समझ गए ना, गवर्नमेंट की सर्विस से आप वहां मालिक बनेंगे। कहां पर? प्राइवेट सेक्टर में। बड़ा सेक्टर है, आप इंडस्ट्री में चले जाएं, आप व्यापार में चले जाएं, आप कोई सी भी जुडिशरी में उठा लें आप किसी को, आप एनजीओ के रूप में कुछ वो करें, आप समूह बना के कुछ करें। तो प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत बड़े, हर कोई नहीं कर पाता। ये प्राइवेट सेक्टर में जो आपका प्रोजेक्ट होगा, जिसमें भी रुचि हो, 27 सेक्टर हमने बता रखे हैं, सब वही गवर्नमेंट वाले को प्राइवेट में कन्वर्ट करो। एजुकेशन सेक्टर प्राइवेट ले सकते हैं, टूरिज्म वाला ले सकते हैं, समझ गए ना, वही सेक्टर इधर ले लें आप। तो इसमें क्या लगेगा, जो प्राइवेट सेक्टर है, हम जो प्राइवेट सेक्टर में आपकी रुचि है कि बहुत बड़ा हमको बनना है, कुछ नौकरी में कुछ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से बड़ा हम सेवा करेंगे, बात तो सेवा ही की आ रही, क्वालिटी अच्छी देंगे, इस सेक्टर में काम देंगे, स्वतंत्र रहेंगे, मालिक रहेंगे, तो उसमें आपको कितनी लागत लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जिस स्टूडेंट की अर्थव्यवस्था परिवार की अच्छी है वो इस सेक्टर में आना, समझ जाना। नहीं तो आप जाओ पहले वाले सेक्टर हमने बताया उधर जाओ, यहाँ पे अर्थव्यवस्था अच्छी है, मतलब 1 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट बनाया किसी भी आपने जॉब के लिए, तो 60 लाख तो गवर्नमेंट देगी। आपको कितना लगाना, 40 आप लगाओगे, तो क्षमता हो तो इस सेक्टर में आओ, तो छोड़ो। तो लगभग 25% एक एवरेज बता रहा हूं मैं, कम ज्यादा होता है, 25% स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि घर से सक्षम है। गरीब बच्चा कहां से लेगा इसमें, जाओ ना उधर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में जाओ। तो ये सेक्टर भी काफी महत्वपूर्ण है। जिस स्टूडेंट की अर्थव्यवस्था परिवार की अच्छी है वो इस सेक्टर में प्रयास करेगा। अगला सेक्टर है लास्ट वाला, 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में भी मन नहीं लगता, रुचि नहीं है, और अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं है घर की, मतलब गरीब है, बीपीएल में। हमारे मोदी जी और शिवराज सिंह जी 20 लाख तक की उनको मदद करते हैं, कौशल विकास के अंतर्गत ट्रेनिंग देंगे, ब्याज भी उसमें नॉर्मल रहेगा या नहीं रहेगा, सब्सिडी रहेगी। आप किसी भी सेक्टर में जो रुचि हो आपकी, उसमें इतने बड़ा काम कर सकते हैं लेकिन, और अपनी अर्थव्यवस्था अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो जिस बच्चे की अब उन योजनाओं का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जिले से ही नगर निगम, जिला पंचायत, जिले के विभाग जो कलेक्टर होते हैं उन्हीं के अंतर्गत फार्म भरो, ले आओ। एज फिक्स रहती है कि 18 से कम नहीं होना है, 45 से ज्यादा नहीं होना, 55 से, अलग अलग विभाग उसमें रहती है। तो मोदी जी की बहुत बड़ी जो है स्किल डेवलपमेंट योजना है ना, उसके अंतर्गत बहुत सी योजनाओं में सभी क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, उसमें 20 लाख तक के लिए आप ट्रेनिंग भी देंगे और आपको काम भी कराएंगे। आपका जो उत्पादन होगा वो भी बाजार में बेचने की व्यवस्था रहेगी। तो ये सर्विस के 4 मतलब सेक्टर मैंने बताए, जहां आपको रुचि हो वहां आप जाए
पढ़ने में रुचि हो तो पहला वाला सेक्टर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट उठा लें, आर्थिक स्थिति अच्छी तो दूसरा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर उठा लें, और पढ़ने में भी रुचि नहीं है, 50% बच्चे ऐसे हैं हाई सेकेंडरी और कॉलेज में, आप खुद समझ रहे होंगे, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता तो कैसे पढ़ोगे। प्रयास भी करने के 21 दिन फिर भी नहीं लगा तो फिर तो कोई बेरोजगार मिलेगा, कोई ये क्राइम जो हो रहा है ना देश में, ये सब बेरोजगारी के कारण, चाहे सब तरह के क्राइम, पुलिस परेशान, ये तो देश की बेरोजगारी यदि खत्म करना है तो स्टूडेंट स्वयं अपने आप को पहचान के उस क्षेत्र को पकड़ ले। पहचानते नहीं, हम हाथ डालते तो फेल होते हैं। फेल क्यों होते हैं? हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारी रुचि योग्यता क्षमता प्रतिभा समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, हम हाथ डाल रहे हैं वहां सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, कितने ही बच्चे यूपीएससी के एग्जाम के लिए दिल्ली जाते हैं, कितने टेंशन में है, कोटा में क्या स्थिति है, बच्चे टेंशन डिप्रेशन में है। क्यों ऐसा काम करना? आप पहले अपने आप को पहचान लो कि हम ये कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। जो पेरेंट भेजते हैं, समाज का देखा देखी जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अपने आप को पहचानने के जो मैंने बताया तरीके, उससे वो करें। थोड़ा सी साइकोलॉजी समझे, थोड़ा फिलोसफी, फील्ड का नॉलेज, और अपने सब चीज देख के यदि पढ़ेंगे, कोई स्टूडेंट बेरोजगार नहीं रहेगा। देश की बेरोजगारी, आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत। मोदी जी का यही तो प्लान है, वो यही करते हैं, उनसे प्रभावित हम लोग हुए। हमने तो 4 सेक्टर पकड़ लिए सर्विस छोड़ के, यही कर रहा हूं मैं काम। और सबसे बड़ा सेक्टर मेरा ये युवा वर्ग के लिए शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की अनूठी पहल के अंतर्गत है। तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन भी, किसी को कोई क्वेश्चन हो जो मैंने रोजगार, शिक्षा और इसमें बताया, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मन में बिल्कुल मत रखना, हर क्वेश्चन का हम लोग, हमारी टीम है, सब जवाब देंगे। आपके बीच से ही, हम अलग से नहीं है। मन में कुछ रख के मत जाना। 5 मिनट है अपने पास, और अलग से भी मेरा नंबर नोट करो तो 98260, मोबाइल में पूछ लेना, 98260 फिर से 60 543, मोबाइल पे पूछ लेना। मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, क्लास में बहुत कम जा पाता हूँ। 98260 543, आप मोबाइल पे ही रोजगार, सर्विस, पढ़ाई, विषय, क्या प्रॉब्लम आ रही, मुझसे कांटेक्ट करना ना, बिल्कुल जवाब देता हूं मैं। अब किसी का, मैंने जो चर्चा किया, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सबके सामने यदि बात करेंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा। है किसी का क्वेश्चन? सिविल सर्विस का क्वेश्चन रहता है जनरली। मैंने बोला देश की सबसे इजी एग्जाम, एक सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम, सिविल सर्विस की बात कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट। तीसरा, सबसे कम कंपटीशन है उस एग्जाम में। पटवारी बनना मुश्किल है, कलेक्टर बनना आसान है। समझ लेना, मतलब मेरे शब्द, मेरी रिसर्च है सिविल सर्विस पे ज्यादा, तो एक की रिसर्च करके सभी पे मतलब लागू होती है। तो सबसे इजी, सबसे कम कंपटीशन और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम, और सिविल सर्विस की तैयारी कर लिया आपने, इतना नॉलेज हो जाएगा आपको कि चाहे सर्विस मत करो, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, सिलेक्शन होने के बाद जिस क्षेत्र में रहेंगे आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। सिविल सर्विस में ऐसा कोर्स है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, एक पूछेंगे, सबको समझ में आ जाएगा, फिर बात खत्म कर रहे हैं यहां पर। है किसी का क्वेश्चन? अच्छा, मैंने नंबर बता दिया इसलिए क्वेश्चन नहीं, अलग से पूछेंगे। थैंक यू। धन्यवाद श्री जेसी बोरासी जी। एक विशाल व्यक्तित्व, आपको उद्बोधन से आपको जानकारी लगी होगी विभिन्न विषयों को लेकर, उनके गहन शोध हैं, बच्चों को लेकर, उनकी मनोदशाओं को लेकर, बदलती परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करने को लेकर उनकी अपनी एक ख्याति है चीजों को लेकर, जिसमें आप लोगों से अपेक्षित प्रश्न भी थे। मुझे लगता है प्रश्न तो आ रहे होंगे, और हम तो क्लास में हैं। अगर कोई प्रश्न हो आप कैरी ऑन करें।
आपकी तरफ से मैं प्रश्न पूछूं? पीएससी इंस्पिरेंट है कोई? पीएससी देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते? कितने देना चाहते हैं, कितने नहीं देना चाहते? हाथ ऊपर करके बता दें जी। कोई प्रश्न है? हाँ तो प्रश्न कर सकते हैं। भैया माइक दे दीजिए। प्रश्न है, माइक दीजिए, बिल्कुल बात करिए। क्योंकि क्या है, जब हमारे मन में एक प्रश्न आता है तो उससे हजारों लोगों के उत्तर मिल जाते हैं। प्रश्न एक होता है, उसके उत्तर हजारों हो जाते हैं। बैठे बैठे बोलिए, आप बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, चालू है, बोलो। पढ़ाई से कैसे मेंटेन किया जाए सर? अभी ये बताइए, आप सब्जेक्ट क्या है, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैथ साइंस है सर मेरा, कॉलेज में सेकंड ईयर है ना। तो आप सेकंड ईयर में तो आ गए हैं और मैथ साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि सिविल सर्विस में 99% आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, 99। यदि आप फर्स्ट ईयर से लेते तो मैं आपको सिविल सर्विस में अधिकारी बनना चाहते तो मैं आपको 8 सब्जेक्ट दिलाता, और 8 सब्जेक्ट में आपको मैं ज्योग्राफी नंबर 1 पे, पॉलिटिकल साइंस नंबर 2 पे, और तीसरे पे सोशियोलॉजी या हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे तो आपको यूपीएससी की तैयारी करना ही नहीं है। यही सब्जेक्ट है, उसमें अलग से नहीं है। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस है, सेकंड ज्योग्राफी है। ये दो नहीं छोड़ना, 2 सब्जेक्ट बहुत जरूरी है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही। यदि 2 सब्जेक्ट ले लिया आपने, और फिर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी में से एक ले लो, आज को आपके माइनर ने मेजर सब्जेक्ट हो गए कॉलेज में, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो ये सब्जेक्ट ले लोगे बिना पढ़े। हम लोगों ने जो एग्जाम दिया था, देखने गए थे, नहीं सिलेक्शन हो गया। सब्जेक्ट ये थे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वगैरह, हमारा हिस्ट्री वगैरह था। तो मैंने वही बताया, जो बनना चाहते हैं वो क्यों नहीं पढ़ते, क्यों सब्जेक्ट को खराब मानते हैं कि सब्जेक्ट खराब है। सबसे खराब सब्जेक्ट वाला कलेक्टर बन रहा है, और उसके अंदर में इंजीनियर और डॉक्टर काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? सब्जेक्ट कोई बुरे नहीं होते, ना आर्ट्स होता है ना साइंस होता है, तो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने कॉमर्स का विरोध किया है तो उसका कारण से किया है मैंने कॉमर्स का। कॉमर्स की जगह हम चालू करें, हमने मांग कर रखा है भारत शासन से भी, शिक्षा नीति में भी, कि इकोनॉमिक चालू करो, देश की गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। पुराने समय में इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, अंग्रेजों ने चालू किया कॉमर्स। थैंक यू सर। और किसी के कोई क्वेश्चन? हाँ, ये बिटिया का प्रश्न है, यहाँ आगे दे दीजिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि मुझे योगा करना और मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाना और फिर से कोडिंग करना, ये तीनों चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन मैं चाहती हूँ करने जाती हूँ तो फिर मैं मतलब उससे अलग करने, कुछ और ही करने लगती हूँ। तो फिर मतलब इसको कैसे, जैसे योगा करना रहता है तो सुबह उठती हूँ मैं, अगर 5 बजे उठ गई तो फिर मैं सो जाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा मन में रहता है कि मुझे योगा करना चाहिए, क्योंकि मतलब मुझे कुछ जल्दी याद नहीं होता, मुझे कुछ याद नहीं होता। तो उसका मैंने सॉल्यूशन ढूंढा, यूट्यूब पे वीडियो पे देखा तो था कि योगा करो, ये चीज़ था। तो मैंने कोशिश करा कि योगा करूंगी तो फिर बढ़ जाएगा मेरा मतलब कैपेसिटी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि फिर मतलब 5 बजे उठी, फिर सो गई, 7 बजे उठती, फिर 8 बजे कॉलेज आती, फिर कॉलेज आ जाती, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाता। या करती हूँ तो 1 महीना करती हूँ, फिर उसके बाद से छोड़ देती हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको ही बताया कि सबसे पहले अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन, तो योगा से हमारा मन भी वो रहेगा, तन भी वो रहेगा, और हम जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वो क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। कल्चर और आपके म्यूजिक, डांस, टीवी, फिल्में, तो जहाँ इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ो। कोई जरूरी नहीं कि हमको यही बनना है। आपका इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में 50% तो तैयारी आपकी ऐसी रहती, थोड़ा प्रयास करो उस क्षेत्र में। पहले अपनी रुचि पकड़ लो कि इस क्षेत्र में मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसमें
गॉड ने मुझे इसलिए बनाया इस क्षेत्र में, बड़े बड़े सिंगर हुए हैं, देखो कितना बड़ा नाम कमा रहे हैं। तो आप उसको थोड़ा सी, योगा कोई बुरी बात नहीं, योगा से तो आपका तन और मन ठीक रहेगा, तन और मन ठीक तो आप हर क्षेत्र में हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को पॉजिटिव रहना है, जिस क्षेत्र में भी सोचे। जी धन्यवाद भाई साहब। और समय की सीमा है, मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी ने जो हमें अमूल्य समय दिया है, मैं संस्था की ओर से मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले वेदिका आए और हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि श्री जेसी मोरासी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित करें। आइए। शाहना शाह आए और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री उदय सिंह ठाकुर जी को डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखित मन की बात पुस्तक भेंट करें। नेहा आए और प्रोफेसर रविंद्र मोहन जी को मन की बात पुस्तक भेंट करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा अपने स्थान पर खड़े हों। जिस कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं उसकी पंचलाइन आपने देखी है, 100 घंटे, 100 वक्ता और 100 संकल्प। उस 100 संकल्प में ये जो सत्र है, इस सत्र का ये संकल्प है। मैं आप शपथ मुद्रा में आ जाएं और मैं दोहराऊंगा, आप मेरे सामने शपथ को दोहराएं। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपनी तथा सबकी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहूंगा एवं अपने परिवेश में घट रही घटनाओं के प्रति सचेत रहूंगा। जय हिंद।